हेलो। हाय। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में एक बढ़िया सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपरली। लेट्स से मैं सिखाऊंगा, बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो वेलकम ऑल, हाय एंड हेलो। सो अनअकैडमी के ऊपर आपको सपोज से स्टडी मटेरियल पढ़ाई सबसे सपोज से हाई प्रायोरिटी पढ़ाई को दी जाती है ऑन आवर प्लेटफॉर्म दैट इज़ अनअकैडमी। तो आपको इतना ही करना है कि जब भी सपोज से आप सेशंस अटेंड करें तो सीरियसली करें पढ़ाई को, सपोलेट से इग्नोर ना करें। पढ़ाई से ही आपका करियर बनेगा। तो हैंस इट हैज़ टू बी, लेट्स से आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि पढ़ाई करनी है तो सीरियसली करनी है, एंड उसी से तुम्हारा करियर बनेगा। तो अनअकैडमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस पढ़ाई के ऊपर रहता है। तो हैंस वी आर ऑफरिंग ऑल द बेस्ट सर्विसेज वी कैन। आपको खाली उसका फ़ायदा उठाना है, इन सर्विसेज को अवेल करना है, पढ़ाई करनी है और अपना करियर बनाना है। तो ऑल यू नीड टू डू इज़, पहले सबसे पहला वीडियो को लेट्स से लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तभी जाके कैसा है तुमको ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस तुमको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले चैनल को लेट्स से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए, सो ऑलवेज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लेट्स से अनअकैडमी के ऊपर। सो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज लाइक जेई, नीट, सीबीएसई, आप यूपीएससी, एमपीएससी। सो वी हैव सो मेनी थिंग्स टू ऑफर। आप खाली लेट्स से कोई भी आप एग्ज़ाम डिसाइड कर लो, हमारे पास उस चीज़ का प्लेटफॉर्म डेफिनेटली है। आप मतलब आपके लिए प्लेटफॉर्म मतलब जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, सपोज कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर डेफिनेटली उसका प्रिपरेशन लेट्स से क्लासेस आपको मिल जाएंगे। तो ACO फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस, एंड उसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है, जिसके डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा क्लास के बाद। लेकिन अनअकैडमी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज़ द मोस्ट लेट्स से इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑफ एजुकेशन, एंड इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। पढ़ाई आपका करियर बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। सो माई नेम इज़ अजिंक्य सोलंके, एंड मैं साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस का एजुकेटर हूँ। मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, साइंस ऑल्सो, मैथ्स ऑल्सो एंड सोशल साइंस एजुकेटर एज वेल। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। लेट्स से आई हैव डन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मेरा इंजीनियरिंग हुआ है, एंड लेट्स से मैं 3 सब्जेक्ट्स पे होल्ड रखता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अभी हमारा सेशन शुरू करते हैं। चलिए एक नया पार्ट देखते हैं। द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। 1830 से लेके 1848 तक जो रेवोल्यूशंस हुई, तो हम लोग उसमें देखने वाले हैं कि क्या क्या रेवोल्यूशंस हुई, कैसे कैसे हुई, क्या फीचर्स थे, सब कुछ। As conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as Italian and German states, the provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland. इसमें क्या बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि कौन पावरफुल बनने लग गया। कंजर्वेटिव रेजिम्स, मतलब जो ओल्डर सिस्टम्स थे वो काफ़ी पावरफुल बनने लग गए, जो मोनार्की सिस्टम में से थे, तो वो सिस्टम पावरफुल बनने लग गए। एंड अभी लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म किसके साथ एसोसिएट करने लग गए? रेवोल्यूशन के साथ। तो हु बिकेम पावरफुल? कंजर्वेटिव्स बिकेम पावरफुल। कंजर्वेटिव्स क्या बन गए? पावरफुल बन गए। ये पहला पॉइंट, कंजर्वेटिव पावरफुल बन गए। और रेवोल्यूशन सपोलेट से किसके साथ एसोसिएट किया गया? विथ लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म। ओके, तो लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म ये किसके इक्वल हो गए? ये इक्वल हो गए रेवोल्यूशन के। मतलब रेवोल्यूशन इज़ नथिंग बट लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म, ऐसा एसोसिएशन होने लग गया। और उसके रीजन्स कहाँ कहाँ थे, कहाँ कहाँ होने लग गया ये? इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स, ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस पे। These revolutions were led by liberal nationalists belonging to the educated middle elite class, among whom were the professors, school teachers, clerks, and the members of commercial middle class. तो इसमें कौन से लोग थे? सबसे पहला एजुकेटेड मिडिल क्लास, राइट? एजुकेटेड मिडिल क्लास, इसमें कौन लोग थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास, राइट? लेकिन उसमें के भी कौन लोग? एलिट लोग। एलिट लोग मतलब थोड़े से ऊपर, अपर एचलॉन लोग। एंड उसके नीचे और एक कौन सा ग्रुप था उन्हीं के साथ? दैट वाज कमर्शियल मिडिल क्लास। सो कमर्शियल मिडिल क्लास वाज आल्सो देयर। कमर्शियल मिडिल क्लास एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास, ऐसे दोनों किस में थे? लिबरल नेशनलिस्ट में, जो रेवोल्यूशन कर रहे थे। सो कमर्शियल मिडिल क्लास, राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
द फर्स्ट अपफील्ड टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। तो पहली वेव, पहला रेवोल्यूशन सपोलेट से कहाँ पे शुरू हुआ? फ्रांस में, जुलाई 1830 में शुरू हुआ। The Bourbon kings who had been restored to power during the conservative reaction after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. तो देखो, ट्रीटी ऑफ वियना में जो 1815 में हुई थी ट्रीटी, वो ट्रीटी की वजह से फ्रांस पे कौन रूल करने लग गया था? बर्बन किंग्स, राइट। बर्बन किंग्स को वापस उनके तख्त पे बिठाए थे, राइट, उनको राजा बनाए थे बर्बन डायनेस्टी को, बर्बन किंग्स। अब इनको ही सपोलेट से वहाँ से मतलब ये किसने बिठाया था? कंजर्वेटिव रेजिम्स ने। अब उनको वापस निकाल दिया वहाँ पे, तो ये दीज किंग्स, बर्बन किंग्स वेर ओवरथ्रोन, ठीक है, उनको ओवरथ्रो किया गया। दैट मीन्स उनको निकाला गया वहाँ से। किसने निकाला? ये लिबरल रिवोल्यूशनरीज। लिबरल रिवोल्यूशनरीज मतलब वही ऊपर के एजुकेटेड मिडिल क्लास एंड कमर्शियल मिडिल क्लास जो फ्रांस में थे, उन्होंने ये बर्बन किंग्स को ओवरथ्रो कर दिया, मतलब उनकी पावर को ख़त्म कर दिया। सो लिबरल रेवोल्यूशनरीज। इसके बाद क्या हो गया? देखो, लिबरल रिवोल्यूशनरीज ने सपोलेट से किसको निकाल दिया? बर्बन किंग्स को निकाल दिया। अब उसकी जगह पे उन्होंने क्या लेट्स से किसको बिठाया फिर? तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लॉन्च की। मतलब जो ऐसा देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन से चले लेकिन उसका हेड एक मोनार्की फैमिली में से हो, मतलब लाइक रॉयल फैमिली में से हो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन द सेंस कॉन्स्टिट्यूशन से चले देश, लेकिन उसका जो हेड है वो कैसा हो? एक रॉयल फैमिली से हो। और वहाँ पर किसको बिठाया फिर? लुइस फिलिप को उन्होंने बिठाया। तो when France sneezes, Metternich once remarked, the rest of the Europe catches cold. इसी इंसिडेंट पे मेटरनिच जो थे, ड्यूक मेटरनिच, इफ़ यू रिमेंबर, वो चांसलर जो इन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी ट्रीटी ऑफ वियना के वक्त, तो ये जो मेटरनिच है ये क्या बोलते थे कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। इसका मतलब ये होता है कि जो फ्रांस में कुछ भी अगर रेवोल्यूशन हुआ तो पूरे यूरोप में वो फैल जाता था। तो ये ऑब्वियसली बर्बन किंग्स को जो उन्होंने निकाला, ये जो रेवोल्यूशन है ये सब तरफ फैलना शुरू कर दिया। द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रसल्स। जुलाई रेवोल्यूशन बोले तो कौन सी? ये फ्रांस वाली जुलाई रेवोल्यूशन, जुलाई महीने में हुई थी ना, इसलिए उसको बोलते जुलाई रेवोल्यूशन। जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रसल्स। फ्रांस की वजह से कहाँ शुरू हुई? ब्रसल्स में शुरू हुई कि अपराइजिंग। ये देख के बाकी कंट्रीज वाले बाकी के जो प्लेसेस हैं इंस्पायर होने लग गए। एंड सपोज से ये ब्रसल्स कहाँ पर पड़ता है? बेल्जियम में पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या हो गया? ब्रसल्स में एक रेवोल्यूशन शुरू हो गई। एंड ब्रसल्स ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ द नेदरलैंड्स। तो पहले एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड था, उसमें से कौन बाहर निकला? बेल्जियम बाहर निकला। मतलब जुलाई रेवोल्यूशन जो फ्रांस में हुई उसकी वजह से कौन इंस्पायर हुआ? ब्रसल्स, दैट इज बेल्जियम। और वो बेल्जियम सेपरेट हो गया फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स, उससे बाहर निकल गया। An event that mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. तो और एक मतलब कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स को लोगों के अंदर जगा रहा था, मतलब एक ऐसा इवेंट कि जो लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स को जगा रहा था, ऐसा लेट्स से मतलब लाइक एजुकेटेड एलिट के, तो ऐसा कौन सा इवेंट था? दैट इवेंट वाज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब ये इवेंट जैसे फ्रांस का इवेंट था जुलाई रेवोल्यूशन का, वो एक इंस्पिरेशन था ये वाला चीज़। एज दिस वॉज वन ऑफ द इंस्पिरेशंस, ये एक इंस्पिरेशन था, मतलब लोगों के अंदर सब से नेशनलिज्म फैल रहा था। इन द सेम वे ये जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स है ना, मतलब ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द इंस्पिरेशन, दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द इंस्पिरेशन ही था। ग्रीस हैड बीन अ पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था ग्रीस, मतलब किसी दूसरे एम्पायर के नीचे था। The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off the struggle for independence among the Greeks, which began in 1821. तो जो revolutionary nationalism शुरू हुआ था पूरे यूरोप के अंदर, ग्रीस जो था, तो ग्रीस वॉज अ पार्ट ऑफ यूरोप। यूरोप के अंदर जो रेवोल्यूशन शुरू हुआ नेशनलिज्म के बारे में, तो ग्रीस में भी कैसा हो गया? इंडिपेंडेंस के लिए फाइट शुरू हो गई। किससे इंडिपेंडेंस चाहिए था उनको? ऑटोमन एम्पायर से। तो ग्रीस किसके अंडर था? ग्रीस वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। और ऑटोमन एम्पायर से वो क्या चाहते थे? इंडिपेंडेंस चाहते थे। तो ये मूवमेंट उन्होंने कब शुरू की? 1821 में। 1821 में वो मूवमेंट शुरू की उन्होंने। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। तो ये चीज़ में, ये मूवमेंट में उन लोगों को दो लोगों का सपोर्ट मिल गया।
ग्रीस के लोगों को दो लोगों का सपोर्ट मिल गया। कौन? सबसे पहला उनको ग्रीक लोगों से सपोर्ट मिला कि जो कंट्री के बाहर रह रहे हैं, उनके कंट्री के लोग नहीं, कंट्री के लोग तो ऑब्वियसली सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको ग्रीक से सपोर्ट मिला कि जो कहाँ रह रहे हैं, हु आर इन एग्जाइल। एग्जाइल बोले तो क्या, जो देश के बाहर रह रहे हैं, आउटसाइड ग्रीस। सो आउटसाइड ग्रीस वाले जो ग्रीक लोग हैं वो ये मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, राइट। ओके, सो दे वर सपोर्टिंग। और किसका सपोर्ट मिला? ऐसे ऐसे लोग, ऐसे यूरोपियन पीपल की जो किस में ये करते थे, ऐसे यूरोपियन लोगों से सपोर्ट मिला उनको कि जो लाइक दे वर सिंपैथेटिक, मतलब वो उनके लेट्स से एंशंट जो ग्रीक कल्चर है, तो मतलब जो डिस्ट्रॉय हो रहा था ड्यूरिंग दिस टाइम, तो ऐसे लोग जो यूरोपियन थे जो सिंपैथी रखते थे किसके बारे में? यूरोपियन लेट्स से ग्रीक कल्चर के बारे में। तो जिनको ग्रीक कल्चर से लगाव था, प्यार था, ऐसे लोग भी इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। तो टू पीपल्स वे सपोर्टिंग, ग्रीक पीपल हु आर आउटसाइड द कंट्री एंड वेस्ट यूरोपियन पीपल की जिनको सिंपैथी था ग्रीक कल्चर के बारे में। आगे देखते हैं। Poets and artists, let's say, lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire. अब मुस्लिम एम्पायर मतलब कौन सा? ऑटोमन एम्पायर। दिस वॉज द मुस्लिम एम्पायर, राइट। अभी इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सपोलेट से ये कर रहा था, मतलब ये मूवमेंट को और कौन सपोलेट से बढ़ावा दे रहा था, तो दैट वाज पोएट्स एंड आर्टिस्ट। तो पोएट्स एंड आर्टिस्ट क्या बोलने लग गए? वो ये बोलने लग गए कि ग्रीस क्या है? एक क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है। मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन जो भी शुरुआत हुई, जहाँ से भी शुरुआत हुई, तो कहाँ से शुरुआत हो गई? ग्रीस से शुरुआत हो गई। तो ग्रीस इज नथिंग बट द बर्थ प्लेस, क्रेडल मतलब द बर्थ प्लेस ऑफ लेट अस से ऑफ हुम, ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन। एंड इसलिए लोगों का पब्लिक ओपिनियन उसके बारे में सपोर्ट करने के लिए पोएट्स एंड आर्टिस्ट अपने काम करने शुरू कर दिए। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन, तो इसमें एक इंग्लिश पोएट था लॉर्ड बायरन, तो ही ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर वेर ही डाइड लेट्स से ऑफ फीवर इन 1824। तो ये जो वॉर था ना, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें लॉर्ड बायरन की जो दूसरे देश से था उसने फंड्स ऑर्गेनाइज किए कि ताकि सपोज ये फाइट बराबर चलती रहे, वॉर में कंट्रीब्यूट करे फंड्स का। एंड ही नॉट जस्ट लेट्स से इन्वेस्टेड फंड्स, सिर्फ पैसे नहीं दिए, वो खुद भी ये वॉर फाइट करने के लिए गया, जहाँ पर वो मर गया लेट्स से ऑफ फीवर इन 1821। सो बुखार से सब लेट्स से टेम्परेचर आने से, फीवर से बाद में वो मर गया ड्यूरिंग दैट टाइम। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज इंडिपेंडेंट नेशन। तो लास्ट में एक ट्रीटी आ गई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, जिसने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर लेट्स से रिकॉग्नाइज किया। तो एक ग्रीस एक नया देश बन गया अभी इसकी वजह से। तो यू कुड सी कितने सारे सपोज लेट्स से चीज़ें थी फॉर ग्रीस को सपोज इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। वहाँ के लोगों ने फाइट किया, बाहर के लोगों ने फाइट लेट्स से सपोर्ट दिया, पोएट्स एंड आर्टिस्ट ने भी सपोर्ट दिया, इंग्लिश पोएट जैसे लॉर्ड बायरन का एक एग्जाम्पल है उसने सपोर्ट दिया, और एक फाइनली ट्रीटी बनी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रोमांटिक लेट्स से इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। तो ये क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू द वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपांशन। तो जो नेशनलिज्म था ना, पहले कैसा सोच रहे थे लोग कि नेशनलिज्म सिर्फ किसकी वजह से आया है? नेशनलिज्म किसकी वजह से आया है? वॉर एंड टेरिटोरियल एक्सपांशन की वजह से। वॉर प्लस टेरिटोरियल एक्सपांशन, मतलब एक तो वॉर से आप बढ़ा सकते हो नेशनलिज्म, या फिर टेरिटोरियल एक्सपांशन इन द सेंस कि हमारा साम्राज्य बढ़ाना है हमको, इसलिए हमारी मदद करो, अपने देश को बढ़ाओ। तो दैट वाज नथिंग बट नेशनलिज्म, टेरिटोरियल एक्सपांशन, राइट। ये दो पॉइंट्स थे जिसकी वजह से नेशनलिज्म बढ़ रहा था, इसे पहले लगा, बट वैसा नहीं है। मतलब लाइक यू नो दिस फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, सिर्फ नेशनलिज्म इसकी वजह से ही बढ़ रहा था, ये गलत है कहना, क्योंकि एक चीज़ उसमें मदद कर रही थी, दैट वाज कल्चर। Culture was also playing a major part in this, let's say, a major role in creating nationalism. So culture played an important role in creating the idea of nation. किसके ज़रिए? With the art and poetry, stories and music, help express and shape nationalist feelings. तो songs के ज़रिए, stories के ज़रिए, music के ज़रिए वो क्या तैयार कर रहे थे? nationalist feeling तैयार कर रहे थे। So in short, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि culture is also responsible for creating nationalism.
Let us look at romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. तो हम लोग एक कल्चरल मूवमेंट देख रहे हैं जिसका नाम है रोमांटिसिज्म. सो रोमांटिसिज्म इज व्हाट? अ कल्चरल मूवमेंट. चलो तो देखते हैं क्या हुआ इसमें. Romantic artists and poets generally criticize the glorification of reason and science and focus instead of emotions, intuition and mystic feelings. Okay, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये जो आर्टिस्ट थे रोमांटिसिज्म से, मतलब ये कल्चरल मूवमेंट से, तो ये आर्टिस्ट एंड पोएट किसको क्रिटिसाइज करते थे? रीजनिंग एंड साइंस को. मतलब द लॉजिक हम लोग यूज़ करते हैं, लॉजिक ऑफ रीजनिंग एंड साइंस, इन चीज़ों को वो क्रिटिसाइज करते थे. मतलब रीजनिंग साइंस उनको पसंद नहीं था. वो ऐसा बोलते थे कि इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड फोकस ऑन इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिक फीलिंग्स. मतलब जो हार्ट के रिलेटेड है, ह्यूमन फीलिंग्स के बारे में. Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past as the basis of nation. तो उनका एफर्ट क्या था, क्या करना चाहते थे वो? तो नेशन का एक तगड़ा सपोलेट से एक फाउंडेशन बनाने के लिए व्हाट दे वर सेइंग वाज कि दे वर ट्राइंग टू क्रिएट अ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज. इन द सेंस दे वर ट्राइंग टू क्रिएट अ शेयर्ड कलेक्टिव कल्चर, अ कॉमन कल्चरल पास्ट. देखो, नेशन बनाने के लिए क्या चीज़ लगती है? कोई तो भी चीज़ कॉमन, राइट? समथिंग कॉमन. ओके, एंड वो कॉमन चीज़ रोमांटिसिज्म में किसको बना रहे थे? वो कॉमन कल्चरल पास्ट को बना रहे थे. ओके, तो देश बनना चाहिए क्योंकि हमारा क्या है? कॉमन कल्चरल पास्ट है, ऐसा रोमांटिसिज्म वाले बोल रहे थे. Other romantics such as German philosopher Johann Gottfried Herder claimed that the true German culture was to be discovered among the common people, that is Das folk. तो देर इज़ वन एग्जाम्पल गिवन. मतलब ये जो रोमांटिसिज्म वाले जो ये हैं, लेट्स से पीपल हैं, जो पोएट्स हैं, ऑथर्स हैं, तो उसमें का एक फिलोसोफर था जिसका नाम था जोहान गॉटफ्राइड हर्डर. ही वॉज अ जर्मन बेसिकली, एंड ही यूज्ड टू से कि अगर आपको ट्रू जर्मन कल्चर देखना है, तो कहाँ पे मिलेगा? ओनली इन द कॉमन पीपल. दासवोक. दासवोक इज द जर्मन वर्ड फॉर कॉमन पीपल. तो कॉमन पीपल के अंदर आपको ट्रू जर्मन कल्चर मिलेगा. It was through folk songs, folk poetry and folk dances that the true spirit of the nation, Volksist, was popularized. तो किसके थ्रू ये जो ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन जिसको वोक्सिस्ट बोलते हैं, तो वो किसके थ्रू बढ़ा रहे थे? विद द हेल्प ऑफ फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांसेस. तो मतलब इसके थ्रू वो किसको बढ़ा रहे थे? ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, एंड दैट इज वोक्सिस्ट. किसके थ्रू? फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांसेस. So, collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building. तो nation building के लिए ये folk culture को जमा करना was really important, right? क्योंकि folk मतलब क्या? जो लोगों के संगीत है, लोगों के गाने हैं, लोगों के डांस हैं, उन लोगों को जमा करना, उन चीज़ों को जमा करना was very important. उनका रिकॉर्ड होना चाहिए. So, recording of folk culture began. यहाँ पर क्या शुरू हुआ? रिकॉर्डिंग ऑफ folk culture. चलिए आगे देखते हैं. The emphasis of vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly literate. ठीक है, तो ये ऐसा क्यों करते थे? मतलब गाने के थ्रू, या फिर सपोज लेट अस से सॉन्ग्स के थ्रू, या फिर म्यूज़िक के थ्रू, डांस के थ्रू, ऐसे थ्रू नेशनलिज्म क्यों फैलाते थे? बिकॉज ये किसके अंदर ये मैसेज को फैलाना चाहते थे? ये मैसेज वो फैलाना चाहते थे बिटवीन द कॉमन पीपल, लार्ज ऑडियंस. ठीक है, कॉमन पीपल के अंदर वो फैलाना चाहते थे इन आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म. और प्रॉब्लम ये था कि ये लोग इलिटरेट थे, ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए बुक्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं था इनका. व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज दे यूज्ड टू सपोज क्रिएट व्हाट दे यूज टू लेट्स से क्रिएट दीज सॉन्ग्स, डांसेस, म्यूजिक. क्योंकि इसको पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, कोई भी आदमी इसको सीख सकता है, राइट? इट डजंट रिक्वायर दैट काइंड ऑफ टीचिंग एज सच. तो इसलिए वो सॉन्ग्स और डांस, म्यूजिक के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे. दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड विच हैज़ बिन पार्टीशनड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय ग्रेट पावर्स रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया. तो ये ज़्यादा किधर हुआ? पर्टिकुलरली पोलैंड में. पोलैंड में इसके रोमांटिसिज्म के बारे में काफ़ी ज़्यादा सपोज लेटर से ग्रोथ हुई. इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट टेरिटरी, अब तो वो इंडिपेंडेंट भी नहीं रहा, उनकी उसकी पावर चली गई. तो नेशनल फीलिंग्स वेर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज. तो नेशनलिस्ट फीलिंग्स को उन्होंने जिंदा कैसे रखा पोलैंड देश में? म्यूजिक के जरिए, लैंग्वेज के जरिए. कैरोल कुर्स्पिंस्की वो फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनलिस्ट स्ट्रगल थ्रू हिज ऑपेराज एंड म्यूजिक. तो एग्जाम्पल क्या है? पोलैंड में कैसे जिंदा रखा उन्होंने नेशनलिस्ट फीलिंग्स को विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक एंड लैंग्वेज. तो उन्होंने दिया है एग्जाम्पल ऑफ कैरोल कुर्स्पिंस्की.
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ओपेराज एंड म्यूजिक, ओपेराज इन द सेंस इट्स वन फॉर्म ऑफ लेट्स से आर्ट फॉर्म, तो ओपेराज एंड म्यूजिक थ्रू उन्होंने टर्निंग फोक डांसेस लाइक पोलोनेज एंड मजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स। तो उन्होंने ओपेराज, म्यूजिक एंड ये दो डांस फॉर्म है पोलोनीज एंड मजूरका बिलोंगिंग टू पोलैंड, इसके जरिए उन्होंने किस चीज़ को जिंदा रखा, नेशनलिस्ट फीलिंग्स को जिंदा रखा। लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, लैंग्वेज ने भी काफ़ी सपोर्ट से मदद की फॉर क्रिएटिंग नेशनलिस्ट फीलिंग्स। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पॉलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ द स्कूल एंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। तो रशिया पोलैंड के ऊपर राज करने लग गया, राइट, आफ्टर द वॉर एंड एवरीथिंग। तो उनकी पॉलिश लैंग्वेज गायब कर दी, मतलब स्कूल्स में पहले पॉलिश पढ़ाया जाता था, पोलैंड में पॉलिश पढ़ाएंगे, राइट। तो पोलैंड में पॉलिश पढ़ाया जा रहा था पहले, ये लैंग्वेज को उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब ये लैंग्वेज की जगह पे कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करने लग गए, रशियन लैंग्वेज। इन द स्कूल कौन सी लैंग्वेज शुरू कर दी पढ़ाना, रशियन, इन प्लेस ऑफ पॉलिश। In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. ठीक है, मतलब एक आर्म्ड रिबेलियन भी हुआ था रशिया के अगेंस्ट में, लेकिन वो उसको ख़त्म कर दिया उन्होंने। फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगैन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। तो ये जो क्लर्जी लोग थे, मतलब सपोज लेटर से जो मतलब लाइक चर्चेस में वगैरह काम करते थे, तो उन्होंने कैसा किया कि जो पोलैंड लैंग्वेज है, मतलब पोलिश जो लैंग्वेज है उसका यूज़ करने लग गए एज अ नेशनल रेजिस्टेंस, क्योंकि अलाउड नहीं था ना, मतलब रशियन लैंग्वेज आपको खाली यूज़ करनी है ऐसा बोला गया था। तो ये लोग क्या कर रहे थे, पॉलिश लैंग्वेज को पोलैंड के सपोज से दे वर यूजिंग सो दैट टू, मतलब ऐसा बताने के लिए कि भाई हम लोग खिलाफ हैं ये सपोज से अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस एंड वी आर अ नेशन, और हम लोग यही लैंग्वेज बात करेंगे। तो इस हिसाब से पॉलिश लैंग्वेज को यूज़ कर रहे थे किसके लिए, एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वेर पुट इन जेल। इसकी वजह से क्या हो गया, प्रिस्ट और बिशप्स को कहाँ पे डाल दिया, जेल में डाल दिया उन्होंने, क्योंकि वो लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं ये। एंड सेंट टू साइबेरिया, साइबेरिया में भेज दिया उनको बाय द रशियन अथॉरिटीज एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन। तो वो भगवान की जो सपोलेट से जो प्रीचिंग्स हैं, जो सीख है, वो किसके अंदर बता रहे थे, कौन से लैंग्वेज में, पॉलिश लैंग्वेज में। एंड ये रशियन वालों ने क्या बोला था कि भाई रशियन लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है भगवान की सीख देने में। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो माना नहीं प्रिस्ट और बिशप को, उनको जेल करके साइबेरिया में भेज दिया। द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो कोई भी आदमी अगर पॉलिश लैंग्वेज में बात कर रहा है तो इट वॉज बीइंग रिगार्डेड एज लेट्स से रशियन डोमिनेंस को अगेंस्ट में है, मतलब उनके अगेंस्ट में वो बात कर रहा है, ऐसे सपोलेट से दैट वाज द फीलिंग। सो यूज ऑफ पॉलिश लैंग्वेज वाज यूज्ड एज नेशनल सेंटिमेंट, एक नेशनल सेंटिमेंट बोल के यूज़ करने लग गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंगर, हार्डशिप्स एंड पॉपुलर रिवोल्ट। द 1830s वेर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830 का जो समय था इट वॉज सो हॉरिबल, मतलब ड्यूरिंग नो इकोनॉमिक हार्डशिप काफ़ी हो रही थी, मतलब देर वॉज इकोनॉमिक क्राइसिस। The first half of the 19th century saw an enormous increase in the population all over the Europe. सबसे पहला क्या हो गया, पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई। इकोनॉमिक हार्डशिप बोले तो क्या, इकोनॉमिक क्राइसिस। पहला पॉइंट, पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वेर मोर सीकर्स फॉर जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। जितनी एम्प्लॉयमेंट थी उससे ज़्यादा लोग जॉब मांग रहे थे। मोर सीकर, सीकर्स मतलब क्या, जो जॉब मांग रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कम थी मतलब जॉब कम थे, लोग मांगने वाले ज़्यादा थे। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटी टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम। तो बहुत सारे लोग रूरल एरिया से कहाँ पर आ गए, अर्बन एरिया में, जॉब के तलाश में सिटीज़ में आ गए, लेकिन वहाँ पे तो उनको कुछ मिल नहीं रहा था, तो वो कहाँ पे रहना लग गए, स्लम्स में। ठीक है, झोपड़पट्टी में, स्लम्स में रहना लग गए, ओवर क्राउडेड। ऑलरेडी वो ओवर क्राउडेड था, बहुत सारे लोग रहते थे वहाँ पे, और वहाँ पे जाके बस्ती बना के वो लोग रह रहे थे। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वेर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड वेर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस दैन ऑन दी कॉन्टिनेंट। तो ऊपर से अलग अलग देशों में क्या हो रहा था कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे टाउन्स में वगैरह, उनको खतरनाक कंपटीशन मिल रही थी लेट्स से मार्केट में। किसकी वजह से, इंग्लैंड की वजह से। इंग्लैंड के अंदर कैसा था, मशीन मेड गुड था, हाथ से नहीं बनाते थे, हाथ से प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं बनाते थे, मशीन बेस्ड थे। तो उनके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा था, मतलब पूरे कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसा देश नहीं था कि जिसका ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन था पूरे यूरोप के कॉन्टिनेंट में। तो ऑब्वियसली उनके प्रोडक्ट के सामने ये जो लोकल प्रोड्यूसर्स है वो टिक नहीं पा रहे थे।
दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा मार्क सपोलेट से या फिर ज़्यादा कंपटीशन किस में थी? टेक्सटाइल प्रोडक्शन में। टेक्सटाइल में इंग्लैंड इतना आगे था कि उसको सपोलेट से इट वॉज नॉट लेट से पॉसिबल फॉर द लोकल प्रोड्यूसर्स टू कम्पीट विद दैम। तो कम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे, विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप्स एंड वॉज पार्टली मैकेनाइज्ड। तो बहुत ये जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन है बहुत सारे देशों में कैसे करते थे? एक तो घरों में करते थे, स्मॉल वर्कशॉप थे, नहीं तो मैकेनाइज्ड रहता था। इट वाज ओनली मैकेनाइज्ड, मतलब पार्टली मैकेनाइज्ड था। पार्टली मैकेनाइज्ड बोले तो पार्टली मैकेनाइज्ड का मतलब ये होता है कि सपोज लेट से टोटल ये नहीं हुआ है, मतलब मशीन नहीं है, हाफ थोड़ा सा थोड़े थोड़े मशीन आप यूज़ कर रहे हो। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. तो ऐसे रीजन्स कि जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी पावर में थी, पीजेंट फिर भी किसके अंडर थे? बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन। फ्यूडल लॉर्ड्स थे वहाँ पे, एंड उनके नीचे सपोलेट से उनके ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस, लोन्स वगैरह उनसे दबे हुए थे पीजेंट्स। The rise of the food prices a year of a bad harvest led to the widespread pauperism in town and the country. और सिचुएशन किससे वर्स हो गई? राइज ऑफ द फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट। सिचुएशन क्यों खराब होने लग गई? एक तो फूड के प्राइसेस बढ़ गए, नहीं तो और क्या हो रहा था? एक तो जो हार्वेस्ट है, मतलब खेती जो कर रहे थे लोग, उनको अच्छा हार्वेस्ट ही नहीं मिल रहा था, अच्छा क्रॉप ही नहीं मिल रहा था हार्वेस्टिंग के बाद। दैट वाज अनदर प्रॉब्लम। एक तो हार्वेस्टिंग आपका नहीं हो रहा था, सेकेंड थिंग सपोज लेट अस से प्राइसेस जो हैं फूड के वो काफ़ी बढ़ रहे थे। द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर। ऐसा ही एक कौन सा साल था? 1848. Food shortages and widespread, let's say, unemployment brought the population of Paris out on the roads. तो एक तो फूड का शॉर्टेज होने लग गया, खाना नहीं था अवेलेबल, एंड इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी कि सभी लोग किधर आ गए? रास्ते पे आ गए पेरिस में। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वॉज फोर्स टू फ्ली। बैरिकेड्स खड़े हो गए, मतलब रास्ते के ऊपर लोगों को रोकने के लिए, क्योंकि लोग अभी काफ़ी गुस्से में आ गए थे, राइट यू नो, क्योंकि खाना नहीं मिल रहा था तो, एंड जॉब भी नहीं था, तो पीपल वेर रियली फ्रस्ट्रेटेड। लुइस फिलिप भाग गया वहाँ से, ठीक है, जो पहले बनाया था ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, लुइस फिलिप भाग गया वहाँ से। आगे देखते हैं। A national assembly proclaimed a republic granted suffrage to all adults above 21 and guaranteed the right to work. एक नेशनल असेंबली ने सपोज क्या डिक्लेयर कर दिया कि फ्रांस इज नाउ रिपब्लिक, एंड सभी जितने भी लोग हैं देश के अंदर कि जिनका एज 21 के अबव है, राइट, ऑल एडल्ट मेल्स अबाउट 21 विल गेट दी राइट टू वोट। तो वोटिंग राइट्स मिल गए, लेकिन किन को? सिर्फ एडल्ट मेल्स अबाउट 20, मतलब फीमेल्स को अभी भी नहीं था। एडल्ट मेल्स पहले से प्रॉपर्टी वाले मेल्स को था ना, नॉन प्रॉपर्टी वाले मेल्स को वोटिंग राइट्स नहीं थे, लेकिन अभी वोटिंग राइट्स मिल गए एडल्ट मेल्स ओवर 21। एंड उन्होंने और एक चीज़ दी, दैट इज राइट टू वर्क। राइट टू वर्क भी दे दिया। ओके, राइट। तो सफरेज का मतलब क्या है? वोटिंग राइट्स। चलिए, नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट्स वेर सेटअप, और उन्होंने और एक क्या सेटअप कर दिया? नेशनल वर्कशॉप, जिसके थ्रू वो एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर दिया। नेशनल वर्कशॉप। चलिए आगे देखते हैं। अर्लियर इन 1845, weavers in, let's say, Silesia had led a revolt against contractors who supplied the raw material and gave them orders for finished textiles but drastically reduced their payments. तो ये सिलिसिया का एक एग्जाम्पल है 1845 का। तो वहाँ पे जो सब बुनने वाले, मतलब लाइक नो टेक्सटाइल पे काम करने वाले लोग थे, तो उन्होंने एक रिवोल्ट शुरू किया। किसके अगेंस्ट में? कॉन्ट्रैक्टर के। तो वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता था? सपोज लेट्स से दिस इज द कॉन्ट्रैक्टर। वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता था? इनको सपोज लेट्स से रॉ मटेरियल देता था। रॉ मटेरियल किन को? ये जो गांव में जो वीवर्स हैं ना उनको। ओके, तो बेसिकली लाइक जो टेक्सटाइल पे काम कर रहे हैं वीवर्स को वो क्या देते थे? रॉ मटेरियल देते थे। कौन? कॉन्ट्रैक्टर। और उनसे जब वो खरीदते थे तो बहुत ही सस्ते दामों में खरीदते थे। जब खरीदते थे कॉन्ट्रैक्टर्स, तो कैसे ही दे यूज टू बाय देम चीपली, लेट्स से बाय चीप, ठीक है, मतलब एकदम सस्ते दामों में उसको खरीद लेते थे। इसकी वजह से लोग काफ़ी गुस्सा थे, तो लोग अगेंस्ट में थे। The journalist William Wolf described the events in Silesian village as follows. In the village, about 18,000 inhabitants, cotton weaving is the most widespread occupation. The misery of the workers is extreme.
द desperate need for jobs has been taken advantage by the contractors to reduce the price of the goods they order. तो ये तो ऑलरेडी बोला मैंने कि भाई सिचुएशन कैसी हो रही थी. इतने विलेज में मैक्सिमम लोग कैसे थे, वीवर्स थे, और उनका एक्सप्लॉयटेशन कौन कर रहा था, उनका एक्सप्लॉयटेशन वाज बीइंग डन बाय कॉन्ट्रैक्टर्स. तो कॉन्ट्रैक्टर्स उनको रॉ मटेरियल दे रहे थे और उनका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है कम दामों में ले खरीद के मार्केट में ज़्यादा प्राइस में बेचते थे. तो इसलिए ऑब्वियसली वहाँ के जो लोग थे वो ज़्यादा खुश नहीं थे, वीवर्स जो थे. ऑन जून 4 जून 2 PM, ठीक है, 4 जून को दोपहर में 2 बजे एक बहुत बड़ा क्राउड वीवर्स का अपने घरों में से निकले एंड मार्च इन पेयर्स अप टू द मैंशन. तो मैंशन तक वो चले गए. मैंशन बोले तो क्या, एक बहुत बड़ा घर, लेकिन किसका था ये, कॉन्ट्रैक्टर का. तो हमको ज़्यादा वेज चाहिए, इस डिमांड से वो चले गए मैंशन पे. दे वर ट्रीटेड विथ स्कॉन्स एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली. तो उल्टा उनको स्कॉन एंड थ्रेट्स दिए गए. मतलब उनकी डिमांड का तो जाने ही दो, उल्टा उनको थ्रेट कर दिए कि भाई तुम ऐसा मत करो, नहीं तो सपोज लेट से हम कुछ और करेंगे. तो फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू द हाउस. घर के अंदर घुस गए इसकी वजह से. स्मैश्ड इट्स एलिगेंट विंडो, लेट से पेन्स, फर्नीचर एंड पोर्सिलीन. तो वहाँ पे जितना मटेरियल था, फर्नीचर था, सबका तोड़फोड़ कर दिए. एंड अनदर ग्रुप ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस एंड प्लंडर्ड इट ऑफ सप्लाईज ऑफ क्लॉथ विच दे टोर टू श्रेड्स. तो वहाँ पर कुछ लोग किसके अंदर घुस गए, स्टोर हाउस के अंदर, एंड वहाँ के जो सप्लाईज थे क्लॉथ के वो लेके चले गए एंड कुछ लोगों ने वो फाड़ दिए, श्रेड कर दिए. द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विद हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज विच हावेवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच अ पर्सन. तो ये कॉन्ट्रैक्टर अपने फैमिली के साथ नेबरिंग विलेज में चले गए, शेल्टर बोल के कि हमको भाई सहारा दे दो, क्योंकि वहाँ पे तो अभी उनको डर लग रहा था. तो दूसरे विलेज में गए, तो वहाँ के विलेज ने भी उनको रिफ्यूज़ कर दिया कि हम लोग शेल्टर नहीं देंगे ऐसे इंसान को जो कॉन्ट्रैक्टर है और इतना सपोज एक्सप्लॉयटेशन करता है, तो हम नहीं देने वाले जगह. ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर हैविंग लेट्स से रिक्वेश्चनड द आर्मी. तो द रिक्वेश्चनिंग ऑफ द आर्मी का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने आर्मी के साथ आया वो इस बार. मतलब वो वहाँ से डर के भाग गया था, लेकिन फिर भी उसने किसको, सब लेट से आर्मी को वापस बुला लिया विद इन लेट से 24 आवर्स. ही इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वे शॉट. म्हणजे उसके बाद क्या हो गया कि ये आर्मी को उसने बुलाया एंड आर्मी के ज़रिए अभी वो धमकाने लग गया वहाँ पर. उसी वो लोगों को तितर बितर करने के लिए और वो मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए आर्मी ने वहाँ पे लेट से फायरिंग भी की, जिसके अंदर कितने लोग मर गए, वीवर्स, 11 वीवर्स मर गए. तो ये पूरी कहानी थी किधर की, सिलिसिया की, अबाउट द वीवर्स एंड द कॉन्ट्रैक्टर्स. तो कहानी काफ़ी मज़ेदार थी, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स. Okay, the revolution of the liberals, parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the 1848, a revolution led by the educated middle class was underway. मतलब पुअर का तो रिवोल्ट चल ही रहा था, राइट, लेकिन उसके अलावा अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स ये तो कर ही रहे थे लाइक मूवमेंट्स, लाइक यू नो रिवोल्ट्स. लेकिन उसके अलावा भी रेवोल्यूशन और एक कौन चला रहा था, एजुकेटेड मिडिल क्लास. इनकी भी एक आने वाली थी. इनकी तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, लेकिन उसके अलावा और एक मूवमेंट किसकी आ रही थी, एजुकेटेड मिडिल क्लास की. Events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. Already situation change हो गई थी वहाँ की, right? ओके. एंड अभी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज आ गया था कहाँ पर, फ्रांस में 1848 के बाद. इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट. अभी तक कैसा है ना, जो दूसरे यूरोप के कुछ लेट्स से एरियाज थे जहाँ पे अभी तक नेशन स्टेट्स नहीं तैयार हुए थे, जहाँ पे जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, मेन एंड वीमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास कंबाइंड द डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन. तो वहाँ के जो दूसरे ऐसे एरिया के लोग कि जिनका अभी तक देश नहीं बना था, तो किस चीज़ की डिमांड करने लग गए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ विथ नेशनल यूनिफिकेशन, कि नेशन बनना चाहिए हमारा, यूनाइटेड रहना चाहिए और इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. ऐसा एक डिमांड मिडिल क्लास से आ रहा था. They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of nation state on parliamentary principles, a constitution, freedom of the press and freedom of association. तो ये जो मिडिल क्लास थे वो किसका एडवांटेज ले रहे थे, अभी पॉपुलर अनरेस्ट. लोग खुश नहीं थे ना एडमिनिस्ट्रेशन से, मतलब उनको कितने तो भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, इकोनॉमिक हार्डशिप था. इसकी वजह से जो मिडिल क्लास है उल्टा इस चीज़ का फ़ायदा लेने लग गए. उन्होंने क्या किया, लोगों का उल्टा सब लेट से दे टर्न देयर फेसेस कि मतलब देखो भाई, हमको अगर कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह मिल गया, हमारा देश बन गया, तो हम लोग काफ़ी सपोलेट से प्रोग्रेस कर सकते हैं. ऐसा उन्होंने सपोलेट से बताना शुरू किया. और उनकी मेजर डिमांड्स क्या थे,
पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के ऊपर नेशन स्टेट हो, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो. In the German regions, a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen, and prosperous artisans came together, let's say, in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. तो ये एक जर्मन लेट्स से रीजन्स में हुआ. क्या हुआ? A large number of political associations whose members were middle class professionals. Political association थे जिनके members middle class professional थे, businessmen थे, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. तो political associations थे ये ग्रुप्स के, और उन्होंने क्या तैयार किया? वोटिंग करने के लिए सपोज लेट्स से शुरू किया. फॉर व्हाट? फॉर जर्मन नेशनल असेंबली, क्योंकि उनकी खुद की एक नेशनल असेंबली हो कि जो उनके कायदे बनाए. इसके लिए उन्होंने क्या किया? एक वोटिंग सिस्टम शुरू की. ऑन 18 May 1848, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स marched in a festive procession to take their place in the Frankfurt Parliament, convened in the Church of St. Paul. तो ऐसा ही नेशनल असेंबली जर्मनी में बना. कौन से प्लेस पे? फ्रैंकफर्ट. लेट्स से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल. तो वहाँ पर 831 लोगों ने सपोज लेट्स से मार्च किया एंड वो नेशनल असेंबली बनाई. दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन. वहाँ पर उन्होंने अपने देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाई. नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्क सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट. एंड देश कौन हेड करेगा? एक मोनार्क करेगा. दैट मीन्स समथिंग लाइक अ रॉयल फैमिली में से. एंड इट वुड बी सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट. लेकिन पार्लियामेंट का उसके ऊपर कंट्रोल होगा. ऐसा सपोज लेट्स से उन्होंने सिस्टम बनाया. मतलब मेजॉरिटी पावर पार्लियामेंट का, लेकिन हेड कौन है? मोनार्क का है. When the deputies offered the crown on these terms to Frederick William IV, King of Prussia, he rejected it and joined the other monarchs to oppose the elected assembly. तो ये चीज़ उन्होंने डिसाइड की. किसने? कॉमन लोगों ने. अब ये चीज़ वो कहाँ पर लेकर गए? फ्रेडरिक विलियम फोर के पास चले गए. उन्होंने उसको क्या बोला ये लोगों ने कि भाई नेशनल असेंबली हमने बना दी है और हम लोग ऐसा देश बनाना चाहते हैं कि जिसका पार्लियामेंट सपोज देखभाल करे और उसका जो हेड है वो मोनार्की रहो. तो मोनार्की के जो हेड हैं वो आप बन जाओ, देश बन जाएगा, ऐसा उनका बोलना था. लेकिन फ्रेडरिक विलियम जो था, ही वॉज नॉट लेट्स से हैप्पी विद दिस डिसीजन. उसने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया. उसने बोला कि मैं नहीं ज्वाइन कर रहा तुम्हारा ग्रुप. एंड वो दूसरे मोनार्क के साथ जुड़ गया कि जो इस इलेक्टेड असेंबली को अपोज कर रहे थे. ये जो नई नेशनल असेंबली बन रही थी ना, तो बहुत सारे मोनार्क उसको अपोज कर रहे थे, तो वो उनके ग्रुप में ज्वाइन हो गया. While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. ठीक है, सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट भी खत्म होने लग गया स्लोली. द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लास हुज रेजिस्टेड द डिमांड ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिशंस एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट. तो पार्लियामेंट मतलब ये तो बना तो था ना, उन्होंने बनाया था ना, राइट, नेशनल असेंबली. उसका सपोर्ट खत्म होने कैसे लग गया फिर? क्योंकि पार्लियामेंट के ऊपर मेजर कंट्रोल किसका था? मिडिल क्लास का. और जो लोअर क्लासेस थे, वर्कर्स, आर्टिशंस, उनके डिमांड वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. मतलब जो मिडिल क्लास थे वो बोल रहे थे कि हम लोग वर्कर्स, आर्टिशंस की डिमांड एक्सेप्ट नहीं करेंगे. एंड मेजॉरिटी लोग कौन थे? वही वर्कर्स एंड आर्टिशंस ही मेजॉरिटी थे. उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी. अब वो लोगों की डिमांड उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए, तो उन्होंने सपोर्ट उनका चला गया. फिर मिडिल क्लास का, वर्कर्स एंड आर्टिशंस का सपोर्ट चला गया बिकॉज दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट डिमांड्स. इन द एंड ट्रूप्स वेर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वॉज फोर्स टू डिस्बैंड. तो लास्ट में ट्रूप्स बुलाए गए और इस असेंबली को फोर्सफुली बंद कर दिया गया. द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेट एक्टिवली ओवर द ईयर्स. तो ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल लेट्स से टॉपिक था ड्यूरिंग दैट टाइम कि वुमेन को वोटिंग राइट्स देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए. दैट वाज अ क्वेश्चन ड्यूरिंग दैट टाइम. Women had formed their own political associations, founded newspapers and taken part in political meetings and demonstration. तो women भी कुछ कम नहीं थे. उन्होंने कैसा किया था कि खुद के पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए थे, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज बनाई थी उन्होंने खुद के न्यूज़पेपर बनाए थे, मतलब खुद से, सिर्फ women. एंड दे ऑल्सो टुक पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग. बहुत सारे पॉलिटिकल मीटिंग डेमोन्स्ट्रेशंस में वो खुद से पार्टिसिपेट कर रहे थे. तो डिस्पाइट दैट दे वर डिनाइड. इतना होने के बावजूद दे वर लेट्स से डिनाइड द सफ्रेज राइट्स. वोटिंग राइट्स फिर भी उनको नहीं मिल रहे थे ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली. मतलब जब असेंबली तैयार हुई थी ना मिडिल क्लास की वगैरह, तब उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे.
When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery. तो जब ये मीटिंग हुई थी ना नेशनल असेंबली की सेंट पॉल में, तो वो उतने लोग आए थे, जमा हुए थे, सो वहाँ पर विमेन को सिर्फ ऑब्जर्वर बोल के बुलाया गया था. मतलब तुमको अटेंड करना है तो ऑब्जर्व करो विजिटर गैलरी में से, तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, यू कैन जस्ट ऑब्जर्व. Through conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848, they could not restore the old order. तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थे ना, उन्होंने ये सभी लिबरल मूवमेंट्स को दबा दिया ड्यूरिंग 1848. लेकिन वो पहले के सिस्टम को नहीं लेकर आ पा रहे थे. पहले की जो सिस्टम थी ना, दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू ब्रिंग इट बैक. Monarchs were beginning, let's say, to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries. अब जो मोनार्की थी, मतलब रॉयल फैमिली थी, उनको इतना तो पता चल गया कि ओल्ड सिस्टम तो नहीं आ सकती, और ये जो रेवोल्यूशन चल रहे हैं, लोगों के मूवमेंट चल रहे हैं, इनको अगर हमको ख़त्म करना है हमेशा के लिए, तो हमको उनके कुछ डिमांड्स ग्रांट करने पड़ेंगे. वी हैव टू ग्रांट सर्टन कंसेशन, तभी जाके रेवोल्यूशन शांत होंगे. Hence, in the years after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern European began to introduce the changes that had already been taken in Western Europe before 1815. तो जो मॉडर्न चेंजेस हैं ना, जो वेस्टर्न यूरोप में हुए थे बिफोर 1815, वो सभी अभी इम्प्लीमेंट करने लग गए मोनार्कीज इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप. वो क्यों था? क्योंकि उनको रेवोल्यूशन खत्म करना था, क्योंकि अभी उनका पावर सपोलेट से धोखे में था. अब जब तक वो लोगों की डिमांड कंप्लीट नहीं करते, तब तक उनको हमेशा ही दिक्कत थी, लोग उनको हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले थे. इसलिए मोनार्की ने क्या किया? कंसेशन देना शुरू कर दिया. Thus, serfdom and bonded labor were abolished both in Habsburg dominance and in Russia. जो सर्फडम थे ना एंड बॉन्डेड लेबर, मतलब जो स्लेवरी वगैरह करते थे, वो ख़त्म कर दिया रशिया में से, राइट. एंड इन हैब्सबर्ग डोमिनेंस ऑल्सो. द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर एटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867. तो थोड़ा सा एटोनॉमी भी दे दिए, चलो मतलब तुम खुद का थोड़ा बहुत लेट्स से रूल वगैरह, राज वगैरह करवा सकते हो हंगेरी के अंदर. सपोज लेट्स से हैब्सबर्ग रूलर्स ने ये एक फीचर दे दिया उनको, एक कंसेशन दे दिया, राइट, हंगेरियंस को, कि वो आप थोड़ा पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दिया, आपके रीजन को आप ये कर सकते हो, रूल कर सकते हो थोड़ा बहुत, नॉट कंप्लीटली बट थोड़ा बहुत. सो यहाँ तक था हमारा आज का सेशन. अभी हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे विद दिस पॉइंट. आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करेंगे, बाकी हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे. सो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. सो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना है, इतना तो करना ही करना है. फिर अभी हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे. थैंक यू सो मच, बाय बाय. चलिए, सो प्लस सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे देखते हैं. अनअकैडमी ऑफर्स लेट्स से प्लस सब्सक्रिप्शन विद अ लॉट ऑफ लेट्स से एजुकेशनल फैसिलिटीज़. तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या मिलेगा, हम लोग उसका डिटेल देखते हैं, और ये इसके रेट्स कैसे हैं, क्या है, सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो देखो, अनअकैडमी का जो प्लस फीचर्स हैं वो आपके लेट्स से अब जो बिलो मेंशन्ड फीचर्स हैं वो है. चलिए देखते हैं एक एक फीचर. सबसे पहला, लर्न लाइव लेट्स से फ्रॉम दी कंफर्ट ऑफ योर होम. तो आप एक तो लाइव पढ़ सकते हैं और वो भी आपके घर बैठे. देखो, एक तो आजकल कैसा है, कोविड की सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट हो चुकी है, तो ये डेफिनेटली आपको सपोज़ घर बैठे अगर पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस, राइट. इसका लेट्स से नॉर्मल रेट में खाली बता देता हूँ. देखो, 12 महीने का ऑलमोस्ट कितने को पड़ता है? 15,000 को पड़ता है, ठीक है, 15,000. ये 15,000 का है. ऑब्वियसली इसके ऊपर डिस्काउंट है, लेकिन 15,000 इज़ दी प्राइस फॉर 12 मंथ्स. 12 महीने के लिए ये प्राइस है. चलिए, अभी हम लोग देखते हैं एक एक फ़ीचर. तो आप घर बैठे सपोज ये 15,000 रुपये में आपको पूरे फीचर्स मिल जाएंगे. किधर जाने की ज़रूरत नहीं है. घर बैठे सिर्फ आपका टैबलेट चाहिए, या फिर मोबाइल चाहिए, या फिर लैपटॉप चाहिए, पीसी, आप घर बैठे मस्त पढ़ सकते हैं. किधर जाने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड थिंग इज़ यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज. जितने कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज को क्या मिल जाता है? आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? देखो, अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो आप आपके लोकल ट्यूशन को जब ज्वाइन करते हो, तो कैसा रहता है, आप एक पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करते हो, जैसे कि साइंस की ट्यूशन लगा ली, या फिर मैथ्स की लगा दी, या फिर मैथ्स एंड सोशल साइंस की लगा दी, बस दैट्स इट. और आपके जितने बाकी के कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है वो आपको अवेलेबल नहीं होते ट्यूशन में. लेकिन अनअकैडमी के ऊपर वैसा नहीं है. जब आप किसी कोर्स को अप्लाई करते हो, मतलब जनरली आप कोर्स को अप्लाई नहीं करते हो, आप सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो,
तो आपको जितने कोर्सेज हैं आपके क्लास के वो सभी एक्सेसिबल हो जाते हैं। मतलब मान लो आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया क्लास 10th का CBSE के, तो आपको क्लास 10th CBSE के जितने कोर्सेज हैं सभी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। जितने पहले हुए थे वो, मतलब ओल्ड वाले भी, न्यू वाले भी, मतलब अभी फ़िलहाल जो हैं, और फ्यूचर वाले भी। मतलब इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि ओल्ड, प्रेजेंट, मतलब सपोज लेट्स से इफ आई रियली वांट टू पुट इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, तो दैट इज़ लाइक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ऐसे सभी आपको सब कोर्सेज जो भी हैं हमारे पास, जो पहले थे, अभी चल रहे हैं या फिर फ्यूचर में आने वाले हैं, आपका सब्सक्रिप्शन जब तक एंड नहीं होता फ्यूचर के कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपका एक सब्सक्रिप्शन एंड होने के बाद आप फ्यूचर कोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाता है। मतलब आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैथ्स के लिए कौन अच्छा है, साइंस के लिए कौन अच्छा है, SST के लिए कौन अच्छा है। यू कैन गो थ्रू द लिस्ट, आप वो लिस्ट में से चूज़ कर सकते हैं। अब उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप ये पढ़ रहे हो, जब आप ये सीख रहे हो, तो उसमें कैसा है कि जब आप कोई लोकल ट्यूशन को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे कैसा रहता है, एक ही टीचर रहता है, एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा देता है। या फिर सपोज से मान लो आपके कोई साइंस के टीचर हैं, तो आप बीच में बदल नहीं सकते। आपको अगर सपोज से बीच में समझ ना आ रहा हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, वही टीचर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इधर वैसा नहीं है। अनअकैडमी के ऊपर कैसा है, प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर, कि आपके पास बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है एजुकेटर्स के। अब जैसे आपका टीचिंग स्टाइल, आपको जिस टीचर का अच्छा लगता है आप उनके लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। और सपोज से बीच में अगर आपको लगता है कि आपको सपोज से वो टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन स्विच टू अनदर टीचर, आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें कैसा है कि हर एक का जो लर्निंग कर्व रहता है स्टूडेंट का वो अलग रहता है। मतलब हो सकता है कि किसी के लिए एक टीचर बहुत अच्छा हो और दूसरे स्टूडेंट के लिए वही टीचर बहुत बेकार हो सकता है, क्योंकि उसको टीचिंग स्टाइल समझ में नहीं आ रहा है या फिर वो उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है वो पर्टिकुलर लेट्स से टीचिंग स्टाइल से। तो टीचिंग स्टाइल सबका अलग अलग होता है। एंड हमारे यहाँ पे इतने एजुकेटर्स होने की वजह से बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आपको जैसे अच्छा लगता है, जिस प्रकार की टीचिंग अच्छी लगती है, आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। जो भी आपको टीचर अच्छा लगता है उनके क्लास में जाके बैठ के आप सीख सकते हैं। मतलब आपके पास चॉइस है, इन शॉर्ट बहुत सारी चॉइसेस हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन। तो देखो प्लस सब्सक्रिप्शन में कैसा रहता है कि आपके हर फोर्थ पीरियड, एवरी फोर्थ पीरियड इज़ अ डाउट सेशन। एवरी फोर्थ पीरियड इन प्लस सब्सक्रिप्शन इज अ डाउट सेशन रहता है। अब डाउट सेशन का मतलब क्या होता है, डाउट सेशन मतलब एक पूरा पीरियड डेडिकेटेड रहता है फॉर द डाउट्स जो भी आपके हैं, आप पूछ सकते हैं, टीचर आपको उसके आंसर करेगा। डाउट सेशन का मतलब एक अच्छी बात यह है कि आपको सपोज लेटर से मतलब पढ़ाई के अंदर कैसा रहता है, टीचर तो अच्छा पढ़ाने ही वाले हैं यहाँ पर, और उसके बाद आपके जो भी खुद के पढ़ने के बाद अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं बीच में। तो जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे खुद भी पढ़ना है, और जब फोर्थ पीरियड आएगा तो टीचर से पूछ लेना है। मतलब आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। अगर डाउट क्लियर हो गए तो कॉन्सेप्ट ही पूरा समझ में आ गया, मतलब 100% मार्क्स तो मिलना ही मिलना है, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एंड ऑल्सो आंसर राइटिंग सेशन। आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं जिसके आंसर सपोज लेट से आंसर किस प्रकार से लिखने चाहिए, क्या लिखने चाहिए, उसके भी सपोज लेट से टीचर आपको गाइड करेगा रिगार्डिंग द सेम। नेक्स्ट इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसा रहता है, जो भी हमारे पास सिलेबस है, लेट्स से जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आपको डिटेल में विद पॉइंट टू कट पूरा सपोलेट से पहले से एंड तक पढ़ाया जाएगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि समथिंग लाइक कोई तो भी पॉइंट आपने मिस कर दिया, ऐसा सपोलेट से इट विल नेवर हैपन। आपके हर एक सपोज जो भी सिलेबस में पॉइंट्स हैं वो आपके कवर किए जाएंगे प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर डेफिनेटली वो सपोलेट से सभी जो भी प्लान लेट्स से आपके ये हैं सिलेबस है, वो पूरा ऑफिशियल सिलेबस जैसे CBSE ने दिया है वैसे ही कंप्लीट किया जाएगा। तो एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस, मतलब आपको टेंशन नहीं रहेगा कि भाई कोई टॉपिक कवर हुआ नहीं हुआ। देन देर इज़ मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम। तो एक मेंटरशिप भी दिया जाता है, सपोलेट से आपने क्या करना है, गाइडेंस काउंसलर टाइप आपको वो भी दिया जाता है सपोलेट से प्लस फीचर्स में। मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम वो भी दिया जाता है। उसके बाद अनअकैडमी के प्लस फीचर में देर इज़ वन मोर फीचर दैट इज़ स्टडी मटेरियल। आपको स्टडी मटेरियल भी PDF फॉर्मेट में मिल जाता है। मतलब टीचर जो पढ़ा रहा है, सपोज मान लो कोई एक PPT पे कोई एक टीचर पढ़ा रहा है,
वो पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप सपोज से उसको प्रिंट कर सकते हैं, आप उसको सेव करके रख सकते हैं, तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मतलब जब लेक्चर, हर एक जो लेक्चर होता है ना, हर एक जो पीरियड होता है वो सेव होता है अनअकैडमी के सर्वर पे। एंड जब आप वो उस वीडियो को खोलोगे तो नीचे किस चीज़ का ऑप्शन आएगा? पीडीएफ का। नीचे पीडीएफ का ऑप्शन आएगा और ये पीडीएफ का ऑप्शन को क्लिक करते ही आप सपोज लेट से वो स्टडी मटेरियल आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। तो वेरी सिंपल ऑप्शन, अगर आप सपोज लेट से स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज़ अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट। आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे कि कैसा रहता है ना, जब कोई चीज़ आप सीखते हो तो आप खुद से पढ़ते हो, लेकिन उसके ऊपर अगर तुमने टेस्ट नहीं दिया, प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिया, तो कैसा हो जाता है? आप सपोज लेट से पता ही नहीं चलता आपको सपोज नॉलेज है भी कि नहीं है, कि सच में मतलब लाइक एवरीथिंग इज़ लेट से कैसा है, एक बैलेंस नहीं मिलता आपको, समझ में नहीं आता कि सच में सिलेबस कंप्लीट हुआ है आपसे कि नहीं। तो द बेस्ट वे टू चेक कि आपके सिलेबस आपने कंप्लीट किया है कि नहीं इज़ टू गिव टेस्ट। अगर आप टेस्ट दोगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ आपका सपोज लेट से कोई चीज़ कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट लाइव टेस्ट सीरीज़। लाइव टेस्ट सीरीज़ एक प्रकार है। अब इसके अंदर कैसा रहता है कि आप टेस्ट सीरीज़ लाइव फॉर्मेट में दे सकते हैं। तो लाइव टेस्ट सीरीज़ भी एक सपोज लेट से ऑप्शन है जिसके अंदर आप टेस्टिंग खुद का करवा सकते हो। देखो, टेस्टिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज इफ़ यू कांट, सो दैट मीन्स आपको टॉपिक समझा नहीं है, तो फिर आप उन टॉपिक्स को रिवाइज करवा सकते हैं। कैसा रहता है ना, इट हेल्प्स यू अ लॉट रिगार्डिंग सपोज लेट्स से लाइव टेस्ट सीरीज़। लाइव टेस्ट सीरीज़ ये आपको काफ़ी मदद करेगी रिगार्डिंग दिस, इन द सेंस कि आपको कैसा मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाती है कि हाँ बाबा इसके ऊपर सपोज लेट्स से मेरा टॉपिक ये कंप्लीट है, इसलिए टेस्ट सीरीज़ देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अनअकैडमी नोज दिस, सो हैंस ये फीचर आपको अवेलेबल करा के दिया गया है। नाउ देर इज़ ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज बैच कोर्सेज। बैच कोर्सेज भी हैं, मतलब एक बैच रहती है, एक बैच में आपके सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश। तो उसकी एक बैच बनती है, तो उसी बैच के अंदर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो मतलब दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस विच इज़ अवेलेबल। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट, मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फीचर्स देर आर सम एक्स्ट्रा फीचर्स, मतलब और भी कुछ बाकी है। और उसमें क्या है, सबसे पहला है डेली प्रैक्टिस सेक्शन। डेली प्रैक्टिस सेक्शन भी होता है, मतलब आपके सपोज लेट से डेली बेसिस पे सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे कि साइंस हो गया या फिर मैथ्स हो गया, तो उसके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़। वीकली टेस्ट सीरीज़ भी होती है जिसके अंदर आपके टेस्ट होते हैं। सपोज लेट से यू कैन चेक योर सेल्फ की नॉलेज आपको सच में है कि नहीं है, कैसा है, एवरीथिंग यू कैन गेट राइट। उसके बाद लाइव क्विजेस भी होते हैं, करेक्ट। तो मतलब यहाँ पर कैसा रहता है कि हमारे डेली बेसिस पे बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज क्विज होते हैं, आप उन क्विज़ को अटेंड कर सकते हैं। क्विज़ होने के बाद आपको उसके आंसर भी मिलेंगे, तो आपको ये आइडिया भी रहेगा कि आपके सपोज लेट से मतलब आपका करेक्ट कितना आ रहा है, लेट से गलत कितना आ रहा है, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद है डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। डेली बेसिस पे एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ भी लिया जाता है, मतलब आप डेली बेसिस पे टॉपिक पहले ही बताया जाता है, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर टेस्ट दे सकते हैं। वेरी सिंपल। तो डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल एंड ऑल दीज फीचर्स, ठीक है, कितने में अवेलेबल है हम लोग देख लेते हैं। इतने सभी फीचर्स आर अवेलेबल एट द रेट ऑफ लेट से 12 महीने का 15,000 में आपको पड़ जाता है। लेकिन इसको और सस्ता आप बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ द कोड AS Live 10। जब आप पे करें तो पेमेंट का यहाँ पे बटन होता है, राइट, पेमेंट का बटन होता है एंड यहाँ पर वो आपको पूछेगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, डू यू हैव अ कोड पूछेगा, तो आपको वहाँ पे टैप करना है और कोड क्या लिखना है, AS अजिंक्य सोलंकी LIVE10। आपको ये कोड लिख देना है वहाँ पे। अगर आपने ये कोड लिख दिया तो आपको 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा आपके अमाउंट पे, 10% ऑफ। मतलब इट इज़ सो गुड, सो एक बेटर ऑप्शन, आपको 10% डिस्काउंट ऑफ तुरंत मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ द कोड AS Live 10, करेक्ट। चलिए, नाउ देर इज़ वन मोर सपोज लेट्स से सब्सक्रिप्शन टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं अनअकैडमीज आइकॉनिक फीचर्स। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर हैंड्स ऑन लर्निंग। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का मेन फ़ायदा क्या है, यहाँ पर मेंटरशिप को हम लोग क्या करते हैं, रीडिफाइन किया हमने एंड हैंड्स ऑन लर्निंग पे ज़्यादा फोकस है। तो वी आर हैप्पी टू प्रेजेंट a 360 degree support system that gives you all the assistance you
नीड। 360 डिग्री सपोर्ट है ये। अब इसके अंदर क्या क्या रहता है, देखो अनअकैडमी का जो आइकॉनिक फीचर है उसके अंदर आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है, एक मेंटर असाइन किया जाता है, एक मेंटर असाइन किया जाता है इसके अंदर। तो अ पर्सनल मेंटर गेट वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स फॉर ऑल योर कंसर्न्स। तो टॉप एजुकेटर से आप वन ऑन वन गाइडेंस ले सकते हैं कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, लेट्स से आपके डाउट्स आप पूछ सकते हो, पढ़ाई को टैकल कैसे करना है, किस प्रकार की साइकोलॉजी होनी चाहिए, कैसी मेहनत करनी है, आप ये सभी पॉइंट्स आपके पर्सनल मेंटर से सॉल्व करवा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सॉल्विंग। लाइव डाउट सॉल्विंग होता है यहाँ पर। सो अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। जो भी आपके एकेडमिक डाउट्स हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एकेडमिक डाउट्स के लिए लाइव सेशन कर सकते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस। मतलब कैसा रहता है, आपको बहुत सारी जगह पे कैसा मिलेगा, डाउट सॉल्विंग ऑफलाइन होता है, मतलब आप कुछ भेजोगे फिर वो आपको रिप्लाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, देयर वुड बी लाइव सपोज लेट्स से डाउट सॉल्विंग सेशंस सपोज इन टर्म्स ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। उसके अलावा यू विल गेट वीकली रिपोर्ट कार्ड्स, आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड्स भी मिलेंगे। सो गेट डिटेल रिपोर्ट ऑन क्लासेस अटेंडेड एंड लेट्स से परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड क्विजेस। आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड्स मिलेंगे, जैसे स्कूल में मिलते हैं ना रिपोर्ट कार्ड्स, मतलब लाइक प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। तो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट, आपके क्लासेस कितने अटेंड किए, आपके अटेंडेंस के साथ और परफॉर्मेंस के साथ इन टेस्ट एंड क्विजेस, आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, जिसके आप देख सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। तो आपको पता चलेगा कि भाई सच में आपका प्रोग्रेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, यू कैन सी फ्रॉम दैट। नेक्स्ट इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, पेरेंट कनेक्ट। अब ये क्या रहता है, रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। तो आपके पेरेंट को हो सकता है कि सपोज लेट्स से कुछ इशू हो, या फिर सपोज लेट्स से दे वांट टू सी कि आपका लेट्स से प्रोग्रेस कैसा है, तो वो आपके मेंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दे कैन कनेक्ट विद द मेंटर एंड सपोज लेट्स से दे कैन गेट द आइडिया कि आपका सच में प्रोग्रेस कैसा है, या फिर कुछ इशू है कि जो सपोज उनको नोटिस हो रहा है आपके बारे में और वो सॉल्व करना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर, लेट्स से उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट स्टडी प्लानर। स्टडी प्लानर भी आपको दिया जाता है, स्टडी ट्रैकर प्लान विथ मंथली रिव्यूज़ दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो स्टडी प्लानर में आपको क्या मिलता है, स्टडी प्लानर में यू गेट स्टडी ट्रैकर प्लान विद मंथली रिव्यूज़ उसमें मिलते हैं दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। आपके प्रोग्रेस को हाईलाइट करने वाले बहुत सारे ट्रैकर प्लान सपोज लेट्स से हमारी तरफ से दिए जाते हैं, तो विच यू कैन सपोज लेट्स से सी कि सच में आपका वो प्रोग्रेस उतना कंप्लीट हो रहा है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको प्लस के जितने फीचर्स मैंने बताए, ये वाले ये सभी फीचर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे इन आइकॉनिक ऑल्सो। मतलब आइकॉनिक मतलब कैसा है, तुम ऐसा समझ के चल सकते हो, प्लस का एडवांस्ड फॉर्म है। प्लस कोर्सेज का एडवांस्ड फॉर्म कौन सा है, आइकॉनिक कोर्सेज। मतलब इसमें प्लस के फीचर्स तो सभी मिलते हैं राइट, लेकिन इसमें कुछ इंडिविजुअल फीचर्स हैं कि जो यहाँ पर अवेलेबल है एज यू कैन सी राइट। एक मेंटर असाइन होता है, फिर बाद में लाइव डाउट सॉल्विंग है, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स हैं, स्टडी प्लानर है, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम। तो इतना इंडिविजुअल लेवल पे हमारी तरफ से सपोर्ट है। बिकॉज ऑफ दैट ये इनके जो प्लान है थोड़े से महंगे हैं। जैसे कि 12 महीने का ये कितने का पड़ता है, तो ये इसका कॉस्टिंग है 28,000 12 महीने का। 12 महीने का 28,000 पड़ता है। क्या इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है? हाँ है, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट पक्का अवेलेबल है। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज़ द कोड ASLive10, ASLive10 कोड का इस्तेमाल करना। अब ASLive10 कोड का इस्तेमाल कर लो। जब आप यहाँ पर एक पेमेंट का बटन आएगा और साइड में कोड का सपोज आपको एक विंडो पूछेगा डू यू हैव अ कोड, आप वहाँ पे टैप करो और जब सपोज लेट से वो जो पूछेगा विंडो ओपन होगी तो आपको क्या लिखना है, ASLive10 लिखना है। इमीडिएटली इसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आप फिर पे कर सकते हैं राइट। मतलब सस्ते में हो जाता है। 10% ऑफ इज़ अ रियली अ बिग नंबर। तो आई थिंक यू शुड रियली अप्लाई टू द प्लस और इधर आइकॉनिक टू गेट द बेस्ट टीचिंग लेट्स से इन इंडिया। आपको घर बैठे इतने सारे फीचर्स के साथ मस्त सपोज सीखने का अगर मौका चाहिए, ऑल यू नीड टू डू इज़ अप्लाई फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो प्लस सब्सक्रिप्शन 12 महीने का कितना है, 15,000 रुपये का है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी अच्छी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 12 महीने का 28,000 का प्लान भी आप ले सकते हैं आइकॉनिक।
मतलब जिसके अंदर एडिशनल फैसिलिटीज़ हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, जैसी आपकी सपोज से इकोनॉमिक कैपेसिटी है, आप इधर प्लस को अप्लाई कर सकते हैं कि जो 12 महीने का 15,000 रुपये का है, या फिर आप आइकॉनिक को अप्लाई कर सकते हैं जो 12 महीने का 28,000 रुपये में है। तो ज़रूर अप्लाई करें, बट डू यूज़ द कोड AS Life 10 फॉर 10% डिस्काउंट। इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, राइट? चलिए फिर, थैंक यू सो मच। चलिए तो एक नए इसके बारे में जानते हैं। ये एक वन ऑफ द स्कॉलरशिप काइंड ऑफ एग्ज़ाम है जो अनअकैडमी की तरफ से दिया जाता है। इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज़ लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, दैट इज़ अनअकैडमीज कॉम्पिट एग्ज़ाम, एंड यू हैव अ चांस टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore इसमें दिया जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा सा सपोज से एक एक एग्ज़ाम है, एंड इसके लिए आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं AS Life 10, राइट? AS Life 10 आप इस्तेमाल कर सकते हैं द कोड। तो हर संडे एक एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिट एग्ज़ाम, आप इसके अंदर दे सकते हैं। एंड अनअकैडमी प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्कॉलरशिप ऑफ 1 crore इन दिस। तो क्या होता है इस एग्ज़ाम के अंदर? तो देखो, अनअकैडमी का जो कॉम्पिट एग्ज़ाम है, फर्स्ट थिंग इट्स कॉम्पीट, क्रैक, कॉन्कर। 3 चीज़ों के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। एक होता है कम्पीट, एक होता है क्रैक, एक होता है कॉन्कर। तो आप कम्पीट, क्रैक, कॉन्कर तीनों कर सकते हैं। इंडियाज़ बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, ये एक तो कैसा है कि इंडिया की सबसे बड़ी एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। मतलब आपको ये टेस्ट को देने के लिए कोई भी फीस नहीं भरनी पड़ती है, आप फ्री में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो डेफिनेटली आपने इसको लेना चाहिए। ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए है? तो दिस इज़ फॉर द CBSE क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स। तो क्लास 9th एंड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप का टेस्ट है। इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप रजिस्ट्रेशन का टेंशन ना ले। रजिस्ट्रेशन इज़ टोटली फ्री, नो लेट्स से कॉस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन फ्री में करवा सकते हैं। एंड 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा फॉर टॉप 3 विनर्स। तो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में टॉप 3 विनर्स को क्या दिया जाएगा? 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाता है फॉर द टॉप 3 विनर्स ऑफ लेट्स से अनअकैडमीज कॉम्पिट एग्ज़ाम, एंड इट इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। इंग्लिश हिंदी बोथ में सपोज लेट्स से दिस एग्ज़ाम इज़ अवेलेबल, तो आप दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं। ऑल्सो you have a chance to win let's say from a scholarship pool of 1 crore let's say, and do you know obviously इसको terms and conditions apply हैं star, so terms and conditions are applied। लेकिन आपने उसका टेंशन नहीं लेना है, लेकिन जनरली आपने सिर्फ एग्ज़ाम देना है, और अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अनअकैडमी की तरफ से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एग्ज़ाम भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर आप जीत गए तो यू आर गोइंग टू गेट प्लस सब्सक्रिप्शन, आपको फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा। 1 साल तक का प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी खुद भर के देगा। तो अनअकैडमी इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू विद 1 year ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। तो द एग्जाम इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड लेट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। एंड नेक्स्ट वाला एग्जाम कब है ये कॉम्पिट एग्जाम का? तो दिस इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 9th May लेट्स से फॉर क्लास 10th। सुबह 11 बजे होगी, और सो जो क्लास 9th है उसके लिए सुबह 12 बजे होगी। तो दोनों की टेस्ट के टाइमिंग्स अलग अलग हैं, तो काइंडली प्लीज़ नोट, क्लास 10th का एग्ज़ाम कब है? 11 बजे, और क्लास 9th का एग्ज़ाम कब है? 12 बजे। तो ये दोनों टाइमिंग्स नोट कर ले, क्योंकि ये दोनों टाइमिंग्स आपको पता होनी चाहिए कि क्लास 9th का 12 बजे है और क्लास 10th का 11 बजे है। और सपोज लेट्स से दिस इज़ गोइंग टू बी द इंडियाज़ बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, तो ज़रूर दे ताकि आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाए अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो। एंड डू रिमेंबर दिस एग्जाम इज़ इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, फ्री रजिस्ट्रेशन है। एंड जब आप एनरोल करें, ठीक है, एनरोल करने के लिए और जब आपको एक कोड पूछेगा कि सपोज लेट्स से एनरोल करते वक्त इस एग्ज़ाम के लिए, एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू यूज़ द कोड AS Life 10। आपको किस कोड का इस्तेमाल करना है? AS Life 10। आप AS Life 10 कोड का इस्तेमाल करें और आपको 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा ऑन योर लेट्स से जो भी आप सपोज लेट्स से एक तो आपको 10% डिस्काउंट इसके ऊपर भी मिलेगा आप अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो। और AS Life 10 यू कैन ऑल्सो यूज़ फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस। सो रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें, दैट इज़ AS Life 10। और कॉम्पिट एग्जाम को दे, दिस इज़ द इंडियाज़ बिगेस्ट लेट्स से लार्जेस्ट लेट्स से स्कॉलरशिप टेस्ट एंड विच ऑफर्स अ स्कॉलरशिप वर्थ अराउंड लाइक लेट्स से 1 करोड़ के स्कॉलरशिप्स इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू दिए जाते हैं अनअकैडमी की तरफ से। तो डू यूज़ द कोड AS Life 10 एंड जरूर रजिस्टर करें, एनरोल करें फॉर द कॉम्पिट एग्जाम। अनअकैडमी कॉम्पिट एग्जाम दैट इज़ कॉम्पीट, क्रैक, कॉन्कर, राइट? ओके, सो इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें। फिर भी डिटेल्स में एक बार बता देता हूँ, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा और ये 3 विनर्स के लिए है।
मतलब ये एग्ज़ाम पहली चीज़ क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए है। ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कुछ फ़ी पेस करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज लेट्स से फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा अगर आप टॉप 3 विनर्स में आते हैं। इंग्लिश और हिंदी में ये सपोज लेट्स से ये पर्टिकुलर टेस्ट अवेलेबल है एंड ऑलमोस्ट लाइक यू स्टैंड अ चांस टू विन अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ प्लस। तो 1 करोड़ प्लस का आपको लेट्स से सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका है, तो ज़रूर एनरोल करें। और क्लास 10th सपोज लेट्स से 1 साल का 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप दिए जाते हैं इसके अंदर, और 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो नेक्स्ट कॉम्बैट कब है? 9th मई को। क्लास 10th का सुबह 11 बजे है, क्लास 9th का 12 बजे है। तो ज़रूर इस टेस्ट को दें एंड अपना सपोज लेट्स से स्टैंड अ चांस टू विन अ स्कॉलरशिप दैट इज़ 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन इफ़ यू आर इन द टॉप 3। सो ज़रूर एनरोल करें विद द यूज़ ऑफ द कोड AS Live 10। AS Live 10 कोड को इस्तेमाल करें। और ये 2 नई बैचेस शुरू हो रही हैं। दिस इज़ फॉर CBSE क्लास 9th, ये क्लास 9th के लिए है। दिस इज़ कॉल्ड एज आर्यभट्ट बैच। आर्यभट्ट बैच में कंप्लीट मैथ्स एंड साइंस के ऊपर ये बैच है। इट्स गोइंग टू स्टार्ट लेट्स से ऑन 3rd of May 2021। 3rd of May of 2021 को शुरू होने वाला है, दैट मीन्स शुरू हो चुका है। अर्शदीप कौर मैथ्स पढ़ाने वाली हैं इसके अंदर, और अक्षय उपाध्याय वुड बी टीचिंग साइंस। तो अक्षय सर क्या पढ़ाएंगे? साइंस पढ़ाएंगे, और अर्शदीप मैडम क्या पढ़ाएंगी? मैथ्स पढ़ाएंगी। तो ये मैडम सिर्फ ट्यूसडे एंड थर्सडे को पढ़ाएंगी 5 से 6:30 बजे तक, राइट। एंड जो अक्षय उपाध्याय सर हैं वो कब पढ़ाएंगे? मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे को पढ़ाएंगे 7:15 से 8:15 तक, 7:15 to 8:15 तक ये पढ़ाएंगे, राइट। तो इनके बैच का टाइमिंग क्या है? 7:15 to 8:15, दैट इज़ मंडे, वेनसडे, फ्राइडे। एंड अर्शदीप मैडम का कहाँ तक लेट्स से टाइमिंग क्या है? 5 to 6:30, दैट इज़ फ्रॉम ट्यूसडे एंड थर्सडे। अब इसके अलावा हर एक मंडे को एक नई बैच लॉन्च हो जाती है। देर इज़ अनदर बैच दैट इज़ फॉर CBSE क्लास 9th। इसके अंदर जो 3rd of May से शुरू होने वाली है, इसके अंदर डॉक्टर भावना अग्रवाल साइंस पढ़ाएंगी एंड उनके जो डेज़ होंगे वो होंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 7 से 8 बजे तक। तो रात को 7 से 8 बजे तक इनकी क्लासेस चलेंगी। और विनय बजाज सर इन ये मैथ्स पढ़ाएंगे, और ये मंडे, वेनसडे, फ्राइडे पढ़ाएंगे 5 से 6 बजे तक। तो 5 से 6 बजे तक मंडे, वेनसडे, फ्राइडे विनय बजाज सर मैथ्स पढ़ाएंगे, और डॉक्टर भावना अग्रवाल साइंस पढ़ाएंगी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 7 से 8 बजे तक। तो सब्सक्राइब फॉर द क्लास 10th एंड गेट लेट्स से क्लास 10th एंड 12th नाउ। सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं 9th के लिए तो यू विल गेट क्लास 10th, 11th, 12th सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री। एंड दीज द न्यू बैचेस आर लॉन्च्ड एवरी मंडे। हर एक मंडे को नई बैच लॉन्च हो जाती है।